नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पार्ट 2 की बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट 2 हमने किया था वर्ण विचार, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी वर्ण का उच्चारण और उसकी वर्तनी कैसी होती है। उसमें हमने देखा था वर्ण, वर्णमाला और भी बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताई थी, जैसे स्वर और व्यंजन के बारे में, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग के बारे में, है ना, और मात्राओं के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज की कक्षा में मैं आपको सबसे पहले करवाने वाली हूँ बुक एक्सरसाइज को। बुक एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ओ। अब यहाँ पे आ के ऊपर जो चंद्र बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? ओ का उच्चारण करते हुए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ओ की ध्वनि का प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पे दो शब्द लिखने हैं। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इसका हिंदी व्याकरण के अंदर प्रयोग किया जाता है और उच्चारण करते समय ओ की ध्वनि का उच्चारण आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बॉक्स, और अगर मैं इसको बिना चंद्र की सहायता से, चंद्र बिंदु की सहायता से नहीं, क्योंकि बिंदी नहीं लगाते हैं इसमें, बिना चंद्र की सहायता से पढ़ूंगी तो कैसे पढ़ा जाएगा ये? बॉक्स। और जब मैं इसमें चंद्र लगा दूंगी तो ओ की ध्वनि का उच्चारण करते हुए मैं इसको पढ़ूंगी बॉक्स। ऐसे ही दूसरा शब्द मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉफी, जिसे बिना चंद्र की सहायता से पढ़ा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है? काफी। और जब ओ का प्रयोग कर दिया जाता है तो कैसे बोलते हैं इसको? कॉफी। अगला प्रश्न है हमारा री की मात्रा का प्रयोग करते हुए हमें दो शब्द लिखने हैं। री की मात्रा कहाँ लगती है वर्ण में? उसके पैरों में लग जाती है, घ, और उसके नीचे मैंने री की मात्रा लगाई है और णा लिखा है, तो क्या बनेगा शब्द? घृणा। ऐसे ही आगे म, उसके पैर में मैंने लगाई है री की मात्रा, और ग क्या बना? मृग। री का उच्चारण करते हुए। अगला प्रश्न है मेरा, दो ऐसे शब्द लिखिए जिसमें अनुस्वार यानी कि बिंदी का प्रयोग किया गया हो। दो शब्द हमें यहाँ ऐसे लिखने हैं जहाँ जिसके ऊपर क्या लगता है? बिंदी लगती है, और किसका उच्चारण होता है? न का उच्चारण होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहला शब्द रंग। वर्ण र के ऊपर मैंने अनुस्वार यानी कि बिंदी का प्रयोग किया है, और उच्चारण करते हुए किसकी ध्वनि आ रही है? न की। र न ग, और कैसे बोलेंगे? रंग। ऐसे ही गंगा, ग के ऊपर मैंने क्या किया है? अनुस्वार का प्रयोग, आगे गा लिखते हुए शब्द को पूरा करते हुए कैसे उच्चारित करेंगे इसे? गंगा। न की ध्वनि आ रही है ना। ये हो गया बच्चों हमारा अनुस्वार। आगे हम करेंगे अनुनासिक। अनुनासिक यानी कि चंद्र, उसके साथ में बिंदी, उसको हम बोलते हैं अनुनासिक का प्रयोग। अनुनासिक के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि जब इसको उच्चारित करते हैं, जिस वर्ण पे से लग जाता है, तो उस वर्ण का उच्चारण हम नाक और मुंह की सहायता से जोर लगाते हुए करते हैं, ठीक है। जैसे पहला शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है अंधेरा। अ के ऊपर मैंने किसका प्रयोग किया है? चंद्र बिंदु का, और अ पर जोर देते हुए, नाक और मुंह दोनों से जोर देते हुए बोलेंगे अंधेरा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा शब्द है यहाँ पे चांद। चा पे मैंने क्या किया है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, और चा पर जोर देते हुए उच्चारित किया जाएगा चांद। ये हो गया बच्चों हमारा अनुनासिक। आगे हम करेंगे र वर्ण में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर दो शब्द बनाने हैं। मैंने आपको बताया था कि जो र शब्द होता है, र वर्ण जो होता है, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण जो होता है, वर्ण के पैरों में कभी भी कोई मात्रा नहीं लगती है। कहाँ लगती है? उसके पास में लग जाती है। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है तो र के पास में मैं उसका प्रयोग करूंगी। जैसे छोटा ऊ से मैंने क्या किया? यहाँ पे दो शब्द बनाए हैं। कौन कौन से? रुपया और गुरु। तो जो ऊ की मात्रा है ना, छोटे ऊ की मात्रा, वो कहाँ लगी? वो र के पास में लग गई। र के पैरों में नहीं लगाई है मैंने, उसके पास में लगा दी है, ठीक है, दोनों में, रुपया और गुरु। ऐसे ही मुझे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है र पर, कहाँ लगेगी? उसके पास में ही, पैरों में नहीं, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा लगाते हुए मैंने पहला शब्द बनाया है यहाँ पे रूप, और दूसरा हो जाएगा डमरू। ये मैंने किया है र का प्रयोग, र पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का प्रयोग, ठीक है। आगे हम करेंगे प्रश्न 6, जिसमें हमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे शब्द लिखने हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं? श, त्र, य और श्र, ठीक है। इससे हमें एक एक शब्द लिखना है। श से हम लिखेंगे कक्षा, त्र से पत्र, ज्ञ से ज्ञान, और श्र से श्रवण, ठीक है। ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। आगे हमें परिभाषा बतानी है कि स्वर से आप क्या समझते हैं।
तो हम यहाँ पे स्वर की परिभाषा लिख रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे मुझे बोलना है तो मुझे बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए होगी। में किसी ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जा रहा, सिर्फ अकेले की ही आवाज आ रही है। ऐसे ही तो में सिर्फ की ही आवाज आ रही है और किसी की आवाज नहीं आती। मतलब पूरे स्वर में हम जो भी स्वर बोल के देखेंगे तो उच्चारित करते समय हमें उसी वर्ण की ही आवाज आएगी, किसी और वर्ण की नहीं आएगी। जबकि व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में ऐसा नहीं होता है। जब हम व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो स्वर की सहायता ली ही जाती है। व्यंजन का उच्चारण करते समय किसकी आवाज आती है, हमें स्वर की आवाज आती है, की आवाज आती है। इसी की परिभाषा हम आगे देखेंगे। व्यंजन, अगला प्रश्न यही है हमारा, व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे यहाँ पे दे रखा है क ख ग, तो एक बार आप इसको बोल के देखो, क की आवाज आ रही है ना, ख की आवाज आ रही है, ग। तो बस यही चीज आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ मैं, कि अगर हमें स्वर बोलना पड़ता है, स्वर जब भी हम बोलते हैं तो उसमें सिर्फ उसी वर्ण की आवाज आती है, और जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो किसकी आवाज आती है, स्वरों की आवाज आती है ना। तो जो स्वरों का, वर्णों का जो उच्चारण है वो बिना स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। उन्हें उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 11। अब हम करेंगे पेज नंबर 12 को, जिसमें हमें इस बतख में बहुत सारे र प्रयुक्त किए गए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और नीचे दिए गए खाली स्थान पर इसे लिखना है। देखो यहाँ पर इतने सारे शब्द दे रखे हैं, इसमें से हम छांटेंगे कि कौन सा र वाला है, कौन सा रेफ वाला है, और कौन सा ऊपर चिन्ह लगाते हुए करना है और कौन सा उसके पैरों में लगना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर र जहां पर भी लगा है वो इस बॉक्स में से, इस बतख में से हमें निकाल के नीचे रखना है। तो र का सबसे पहला हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, र का शब्द है यहाँ पे राम, तो हमने यहाँ पे राम लिख दिया। और दूसरा है रजनी, हमने यहाँ रजनी लिख दिया है। फिर है रजत, हमने रजत को यहाँ लिख दिया। उसके बाद है राहत, राहत को हमने यहाँ लिख दिया। 4 शब्द हमें लिखने हैं र के। अब हमें रेफ का र लिखना है। रेफ के र में सबसे पहला शब्द हमें यहाँ मिलता है पर्वत। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कर्म, कर्म हम यहाँ से देखेंगे और कर्म को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमें मिल रहा है रेफ का शब्द वर्ण, हम वर्ण को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे हर्ष, हर्ष को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें पदेन की 2 र की मात्राएं मिल रही हैं, जिसमें पहले सबसे पहले एक तिरछी रेखा वाला र मिल जाएगा, उसके बाद पदेन वाला र मिल जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमें मिल रहा है यहाँ पे सम्राट, तिरछी रेखा वाला है ना ये र, तो इस सम्राट को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें मिल रहा है क्रम, हमने क्रम को यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रह, हमने ग्रह को यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे समुद्र, हमने समुद्र को यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें करना है पदेन वाला र, ये जो कि किसी भी वर्ण के पैरों में लगता है और उसका उच्चारण करते समय ट्रिन ट्रिन जैसी आवाज सुनाई देती है। इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ पे इस र का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा शब्द है जो आपको मिल रहा है, ट्रक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रक। उसके बाद हम लिखेंगे राष्ट्रीय, ट्र, ट्र यानी कि ट्रिन ट्रिन जैसी आवाज आ रही है। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रेन। ठीक है, और हमारा लास्ट हमें मिलेगा यहाँ पे शब्द ड्रम। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ड्रम को यहाँ लिख देंगे। ये बच्चों मैंने आपको समझाई है बुक एक्सरसाइज। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहीं पे, सही कथन पर हमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत प्रश्न के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हाँ, स्वर कहते हैं क्योंकि स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किसी की सहायता नहीं ली जाती है, तो स्वर ही होते हैं। और व्यंजन में ऐसा नहीं होता है ना, तो ये वाक्य यहाँ पे सही है। अगला ख है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। सही कह रहा है ये। जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, क ख ग घ का उच्चारण करते हैं, तो उसमें की ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि स्वरों की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये वाक्य यहाँ पे क्या है, सही है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सही का निशान लगा दिया। ग दे रखा है हमें, स का प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। किया जाता है क्या, हमें पाठ में कहीं स का प्रयोग बताया था,
नहीं बताया था ना, तो ये गलत है। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि किसका प्रयोग बताया था कि उसके कई रूप होते हैं और कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। बताया था ना मैंने आपको, अभी भी करवाया है। तो वो है र का प्रयोग। र कई रूपों में हमें मिलता है, जो हमने यहाँ पे भी किया था और आगे अध्याय में भी किया था। तो ये जो वाक्य है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे गलत है ना। ये हो गई बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज। आगे मैं आपको कॉपी पाठ करवाती हूँ। चलो सबसे पहले अपनी अपनी कॉपी निकालो ताकि आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। आगे हम कॉपी पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो मैंने आपको करवाया था वो था वर्ण किसे कहते हैं। मुझे लगता है अब तक तो आपको इसका उत्तर भी याद हो गया होगा ना, क्योंकि बहुत बार हमने इसे सुन लिया है। तो इसका उत्तर है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। कोई भी शब्द जब हमें मिलता है तो हम उसका जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं, स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देते हैं, उसकी मात्राओं को उससे हटा देते हैं और उसका वर्ण विच्छेद करके उसको प्लस प्लस करके लेते हैं। तो उसके बाद उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, तो सबसे छोटा वर्ण बन जाता है, छोटी सी ध्वनि बन जाती है। तो जब हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं तो वो जो एक हमें वर्ण या एक अक्षर मिलता है तो वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और ये हमने उसकी परिभाषा को देखा है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न 2 है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जब हमें पता है कि इस अक्षर के बाद में ये अक्षर आना है, उस अक्षर के साथ में ये मात्रा लगानी है, तो जब हम क्रम से हर एक चीज को लिखते हैं कि इस वाक्य के बाद ये वाक्य आना है, सॉरी इस शब्द के बाद ये शब्द आना है, तब क्या होता है, पूरा एक वाक्य बन जाता है। जो व्यवस्थित रूप होता है ना, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम क ख ग भी लिखते हैं, तो क ख ग जब हम क्रम से लिखेंगे तभी वो वर्णमाला कहलाएगी। या मैंने लिख दिया क, उसके बाद मैंने लिख दिया ढ, उसके बाद मैंने लिख दिया प, तो ये वर्णमाला का व्यवस्थित रूप नहीं होगा ना, तो वर्णमाला कहलाएगी ही नहीं कि ये वर्णमाला है। तो जब हम किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तभी क्या कहलाएगी, वो वर्णमाला कहलाएगी। यानी कि क्रम से लिखना और सही तरीके से लिखना, सही मात्राओं का प्रयोग करना, वही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। वर्णों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। प्रश्न 3 दे रखा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने रूपों में बांटा गया है। तो हम लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है। किन किन रूपों में, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। बताया था ना मैंने आपको, स्वर कौन कौन से होते हैं, अ से अनार, आ से आम, ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। ऐसे ही व्यंजन के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से होते हैं, क ख ग वाले क्या होते हैं, सारे व्यंजन होते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के। एक और बात भी मैंने आपको अध्याय पढ़ाते टाइम बताई थी कि स्वर का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप में किया जाता है, इसके लिए किसी की सहायता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें। और व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, स्वर की। आगे हम देखेंगे प्रश्न 4 को, मात्रा किसे कहते हैं। स्वरों के चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, मात्राएं कहलाते हैं। जैसे अ से अनार, आ से आम, छोटी सी इमली, बड़ी सीख, तो इनकी जो मात्राओं के चिन्ह होते हैं ना, वही क्या कहते हैं, स्वरों के जो चिन्ह होते हैं। जैसे हमने अध्याय में भी पढ़ा था कि जैसे हमें आ की मात्रा लगानी है, तो आ की मात्रा में जो सीधा डंडा होता है वो क्या होता है, जो स्वरों के चिन्ह होते हैं वही क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाती है। जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि ये मात्रा शब्द लिखा हुआ है, तो ये जो आ का डंडा है, ये किसका डंडा है, आ का। तो ये क्या है, आ क्या है, स्वर है। तो स्वरों के जो चिन्ह मैंने यहाँ लगा दिए, यानी कि आ का डंडा यानी कि स्वरों के चिन्ह हो गए, आ का चिन्ह हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे कि मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे मात्रा लगाई है, किसकी, आ की, है ना। तो बस यहीं पे आप देखो इसको, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं, मात्राएं कहलाते हैं। प्रश्न 5 है यहाँ पे, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे, व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बताने की जरूरत है मुझे, चलो एक बार फिर से बताती हूँ कि व्यंजन, जब भी हम व्यंजन बोलते हैं, उच्चारण करते हैं व्यंजन का, क ख ग, तो जब भी हम क बोलेंगे, ख बोलेंगे, तो किसकी आवाज आएगी, अ की आवाज आएगी, यानी कि स्वरों की आवाज आएगी। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रश्न 6 को। प्रश्न 6 में हमें दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको अध्याय में बताया था कि 4 होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो अकेले अपने आप में नहीं होते, दो व्यंजनों के मेल से ही बनते हैं।
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डैश का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। किसका प्रयोग होता है? र का प्रयोग। र का प्रयोग मैंने आपको 4 तरीके से प्रयोग करने का बताया था ना, तो बस यही चीज यहाँ पे लिखनी है कि र का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। तीसरा है यहाँ पर वर्णों के भेद बताने हमें। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। बस आपको क्या लिखना है यहाँ पे? व्यंजन लिखना है। एक आपको बता दिया स्वर और दूसरा व्यंजन होता है। अगला है हमारा डैश स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। हिंदी वर्णमाला के अंदर सिर्फ एक ही वर्ण ऐसा है अ जिसकी की कोई मात्रा नहीं होती। तभी जब हम वर्ण निषेध करते हैं और किसी वर्ण के साथ में कोई मात्रा नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? प्लस अ लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं? ये दर्शाने के लिए कि इस वर्ण के साथ में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। क्लियर है? आगे हम यहाँ पे करते हैं 5 नंबर पे, 5 नंबर पे वर्ण भाषा की सबसे छोटी और निश्चित इकाई है। जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी, क्योंकि इसके अलावा इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, और एक निश्चित इकाई भी होती है। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट 2 का, बुक पार्ट और कॉपी पार्ट दोनों। आशा करती हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम सबसे पूछ सकते हो। और एक और बात जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपने काम को नीट एंड क्लीन तरीके से करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करें। ठीक है, आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।